बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video your physics class. Now our today lesson is about chapter 2 exercise short questions. Our short questions of chapter 2. Number 1 short question, that is define the following terms. This is our short question 2.1. Unit vectors. Unit vector क्या होता है उसके हवाले से a vector whose magnitude is 1 and is used to show the direction of a vector is called a unit vector. जी स्टूडेंट, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक होता है and it is used to show the direction of a vector that is called a unit vector. तो डी स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला है वो आप पास के ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सपोज हमने वेक्टर ए ले लिए, उसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसका जो फार्मूला है वो हम बता रहे हैं, आ यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो दिस इज इट्स फार्मूला, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ए. डी स्टूडेंट्स, जैसा कि बताया है कि ये वेक्टर डायरेक्शन शो करने के लिए होता है, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो ये वेक्टर होता है इसको हम आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं. अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर यूज होता है दैट इज कॉल्ड जे यूनिट वेक्टर, एंड अलोंग जेड एक्सिस इट इज कॉल्ड के यूनिट वेक्टर. तो सो ये आपके पास है डी स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें 3 टर्म्स हैं जो कि डिफाइन करनी है. तो अगर वो यूनिट वेक्टर कहता है तो आप इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपने इसका फार्मूला लिखना है और ये सारा डायग्राम मस्ट बनानी. आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर क्या करना है आपने साथ मेंशन करना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ऐसा ना हो कि सिर्फ उसकी एक लाइन की डेफिनेशन आपने लिख दी और चलें ये खत्म हो गया, ऐसे नहीं जी. Now position vector, that is the part 2 of this question. हमने अब पोजीशन वेक्टर क्या करना है, डिफाइन करना है. A vector which show the position of a point in a plane or in space with respect to the origin is called a position vector. जी हाँ डी स्टूडेंट, जैसा कि डेफिनेशन से पता चला कि ऐसा वेक्टर which show the position of a point in a plane or in a space with respect to the origin, that is called a position vector. कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, उसकी पोजीशन को क्या करना है इसने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, चाहे वो प्लेन हो वहां वो इंडिकेट करेगा या स्पेस के अंदर इंडिकेट करेगा, दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन से क्या होता है, स्टार्ट होता है. पोजीशन वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. तो ये हर वक्त क्या होता है, अपने ओरिजिन स्टार्ट होता है एंड एट द पॉइंट वेयर द पार्टिकल और बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज लोकेटेड. अब 2 डायमेंशन में देखें, यानी ये आपके पास क्या अलोंग एक्स एक्सिस है और ये आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है. तो यहाँ आपके पास क्या, ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर है. तो इस पोजीशन वेक्टर में देखें, यहाँ आपके पास क्या है, 2 कोऑर्डिनेट है ए और बी, ए एंड बी. ये आपके पास क्या है डी स्टूडेंट, 2 कोऑर्डिनेट है इसके. तो ये आप देख रहे हैं ए आई आर वेक्टर जो है, ये पोजीशन वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आर जो है पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है स्मॉल आर. तो ये ए आई, इसका मतलब ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड बी जे मतलब बी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. तो ये क्या आपके पास बन जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर आर बन जाएगा. ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर आर कहलाएगा. दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर and then sorry this is in 2 axis. And now position vector in space, that is 3 dimensional. तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा क्या है z एक्सिस है. अब आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है पोजीशन वेक्टर r है. इसमें अब आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है, 3 कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि अब ये स्पेस में है जी. दैट इज ए बी एंड सी. ये इसमें क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स के इसमें मौजूद है. ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी अलोंग वाई एक्सिस एंड सी अलोंग जेड एक्सिस. इसका फार्मूला क्या होगा, आर वेक्टर
r position vector, that is a vector I unit vector is equal to, this is the a vector I unit vector प्लस जो है बी जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। इसके लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा मध्यम हो गया, सो सी के यूनिट वेक्टर। तो ये डी स्टूडेंट्स आप पास क्या है, आर पोजीशन वेक्टर इन स्पेस क्या होगा, ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। तो सो ये आपके पास क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। यानी ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट बॉडी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या करता है, लोकेट करता है इन प्लेन ऑफ स्पेस, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। दी स्टूडेंट याद रखें, जब भी ये आए तो आपने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पूरी तरीके से लिखनी है और ये दोनों एक्सिस में डायग्राम मस्ट ड्रा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डायग्राम ड्रा करके पोजीशन वेक्टर नहीं लिखेंगे आपका ऑफ मार्क्स तकरीबन जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा ये याद रखें। तो ये आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट इसमें आपके पास के कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ये भी इसी क्वेश्चन 2.1 की पार्ट है। थर्ड, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, अ पार्ट ऑफ वेक्टर अफेक्टिव इन अ गिवन डायरेक्शन। कहते हैं पार्ट ऑफ वेक्टर व्हिच इज अफेक्टिव इन एनी गिवन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। Suppose fx and fy are the component of वेक्टर फोर्स f as shown in figure। तो ये देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या फोर्स f है, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में किए। एक कंपोनेंट जो लॉन्ग x एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड fx, ये हमारे पास क्या fx है, एंड दिस इज अ fy, दिस इज अ fy, दिस इज अ y component। The fx which is a effective value of vector a f and along x axis, we discuss part of vector effective in a given direction। यानी किसी भी वेक्टर का ऐसा पार्ट जो कि किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है, अफेक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो सो आप पास क्या है, एफ वेक्टर हमारे पास, तो एफ एक्स क्या है, ये इसका कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या अफेक्टिव है। और इस तरह आप पास क्या एफ वाई है, तो ये आप पास क्या है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या अफेक्टिव है, सो इट इज कॉल्ड अ वाई कंपोनेंट। और ये देखिए एंगल क्या है इनमें, 90 डिग्री क्या है। तो सो एफ एक्स और एफ वाई के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हैं, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री के एंगल क्या करें यहाँ पर बना रहे हैं। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन 2.2 है, शॉर्ट क्वेश्चन 2.2। the vector sum of three vectors gives a zero resultant, what can be the orientation of the vector g। हमारे पास क्वेश्चन है कि तीन वेक्टर्स हैं, उनकी ओरिएंटेशन कैसे हो कि उनका वेक्टर सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी उनका रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी उनकी ओरिएंटेशन हम कैसे करें कि जब हम तीनों वेक्टर्स को जमा करें तो वो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीरो हो जाए। जी हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो डी स्टूडेंट्स, the vector sum of three vectors give a zero resultant if they form a closed triangle। जी हाँ, कहते हैं कोई भी जो तीन वेक्टर्स हैं, अगर हम चाहते हैं ये तीन हो या जितने भी वेक्टर्स हो, अगर हम चाहते हैं कि उनका वेक्टर सम, उनका रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमें उसका क्या करना है, क्लोज डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे तब जाके क्या होगा, आपके पास इनका वेक्टर सम या रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। याद रखें हेड टू टेल रूल जो हमने स्टडी की थी, वो उसमें क्या था, हम रिजल्टेंट रहा कर रहे थे, और उसमें जो रिजल्टेंट था वो क्या होता था कि बाकी वेक्टर्स की मजमूआ के बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक साइक्लिक ऑर्डर या एक ऑर्डर में होगा। ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने इसको तीन वेक्टर ले लिए, ये आपके पास एक वेक्टर ए है, ये आपके पास क्या वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है जी। तो ये देख रहे हैं एक क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं। कहते हैं जब ये क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे एक ही डायरेक्शन में होंगे और क्लोज शेप या क्लोज डायग्राम बना देते हैं, तीन वेक्टर यहाँ क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं, तो कहते हैं इस सूरत में क्या होगा, इनका वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज आर वेक्टर जो रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ये उस सूरत में होगा जब ये आपस में क्या होंगे, क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे और एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे। क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरह होती है। मतलब सपोज आपका ए वेक्टर है और दूसरा अगर आपके पास क्या है, सपोज ये हमने इधर बी वेक्टर ले लिए, ये उसकी डायरेक्शन है, ये बी वेक्टर हमने ले लिए, तो
ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये हेड टू टेल रूल के तहत होगा। ये हमारा बी वेक्टर हुआ एंड और ये हमारा क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। आप सी वेक्टर कह लें या रिजल्टेंट वेक्टर आर कह लें। तो इसमें हेड टू टेल रूल लगे, यहाँ आपका रिजल्टेंट क्या जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये देखें जो रिजल्टेंट वेक्टर इज हेड कोइंसाइड विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर एंड टेल कोइंसाइड विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब ये देखें तो यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या है, उसके मुकाबले में क्लोज डायग्राम अपोजिट में है। यहाँ हेड टू टेल रूल लगेगा तो ये आपके पास इसका वेक्टर सम जीरो नहीं होगा। वेक्टर सम क्या इस केस में होगा, जब आपके एक ही ऑर्डर में क्लोज डायग्राम बनाए तो क्या होगा, इन सारे जितने भी वेक्टर्स ऐड हो रहे हो उनका सम क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन 2.3। A vector lies in xy plane. For what orientation will both its rectangular components be negative, and for what orientation will the components have opposite sign? बताया जा रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, वो एक्स वाई प्लेन में क्या करता है, लाई करता है। ये आप देख रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सो ये वेक्टर इस वेक्टर में लाई करता है। ये आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट है डी स्टूडेंट्स, और ये आपके पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। बड़ा डिटेल से हमने स्टडी किया था। और ये हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बता रहे हैं कि ये आपके पास वेक्टर की क्या ओरिएंटेशन हो, जो इसका क्वेश्चन है, व्हाट ओरिएंटेशन फॉर बोथ will both its rectangular components be negative, यानी वेक्टर की क्या ओरिएंटेशन हो कि इसके दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और क्या ओरिएंटेशन हो जाएगी जब दोनों कंपोनेंट्स जो है आपस में नेगेटिव हो जाए। जी डी स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने डिटेल से स्टडी की थी। दैट वाज द फर्स्ट कंपोनेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ये देखें पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव साइन लेके आए। सेकंड में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और थर्ड में देखें दोनों ही नेगेटिव हैं, और फोर्थ में देखें एक्स पॉजिटिव है और वाई के यहाँ पर नेगेटिव है। अब आपका जो क्वेश्चन कहता है कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे, तो अब आप देख रहे हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास ये एक्स कंपोनेंट भी क्या नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट भी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ आपका वेक्टर क्या कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। या पास किस में लाई करेगा, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसमें दोनों के सेम साइन होंगे, दोनों के नेगेटिव साइन होंगे, यानी बोथ कंपोनेंट्स विल बी नेगेटिव। ये देखिए वेक्टर्स यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये आपस में, ये देखिए यहाँ इसका एक्स कंपोनेंट है, ये भी आप देख रहे हैं नेगेटिव है, ये अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आप देखिए नेगेटिव एक्स वैल्यू है इसकी, ए एक्स नेगेटिव का लें, और ये भी क्या डाउनवर्ड है, यहाँ भी आप पास क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी वेक्टर जिसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर उसने क्वेश्चन पूछा है फॉर व्हाट ओरिएंटेशन बोथ हैव अपोजिट साइन। जी, तो अपोजिट साइन में देखें तो यहाँ इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में देखें एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है, यानी एक ये सेकंड में करेगा जिसमें दो अपोजिट साइन हो कंपोनेंट के, और दूसरा पास के फोर्थ में करेगा। फोर्थ में देखें तो अपोजिट साइन है, यहाँ एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या नेगेटिव है, सिर्फ इतना फर्क है, वहाँ एक्स नेगेटिव था, वाई पॉजिटिव था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और इधर में क्या एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। यानी ये आपके पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर ऐसा कंपोनेंट जिसके ऐसा वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स क्या हो, अपोजिट साइन रखते होंगे। क्लियर होने के बाद ये सेकंड और फोर्थ में फिर क्या करेगा, लाई करेगा। पहले सवाल का जवाब कि ऐसा वेक्टर बताएं, ऐसा क्वाड्रेंट बताएं जिसमें एक ही वेक्टर दोनों कंपोनेंट्स क्या नेगेटिव हो, तो पहले सवाल का जवाब क्या है, ये थर्ड में लाई करेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया है कि हमें वेक्टर की वो ओरिएंटेशन बताएं जिसमें वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स क्या रखते हो, अपोजिट साइन रखते हो, तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, अपोजिट साइन रखेंगे। Our next question, that is 2.4. If one of the rectangular components of vector is not a zero, can its magnitude be zero? जी हाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट क्या है, जीरो नहीं है। If one of the rectangular components of vector is not zero, can its magnitude be zero?
क्या उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स नो में है। इसका आंसर क्या है? नो में है। इसकी वजह क्या है कि जो वेक्टर होता है ये अगर एक्स वाई प्लेन में तो ये दो कंपोनेंट्स के होते हैं। अगर ये जो है स्पेस में हो तो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। अगर एक जो वेक्टर उसका एक कंपोनेंट 0 कर दें तो बाकी कंपोनेंट्स तो उसके हैं, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या कभी 0 नहीं हो सकता जी। अब सपोज हमने जो वेक्टर ले लिया है वो आपके पास क्या है, ये इसकी डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। सपोज हमने एक वेक्टर जो लिया है वो प्लेन में लिया है जी। ये हमारे पास क्या एक वेक्टर ए है। तो अब ये देखें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक ये आपके पास एक्स कंपोनेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया वाई कंपोनेंट इसका हो गया जी। ये आपका ए वेक्टर, सपोज हमने ए वेक्टर जो है इधर ये प्लॉट किया है, तो ये आप देखें इसका ए एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। ये इसका ये एक्स कंपोनेंट है और ये इधर यहाँ आप पास क्या इसका वाई कंपोनेंट है। आप भी स्टूडेंट देखें, अगर हम सपोज वाई कंपोनेंट क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, हम कहते हैं कि सपोज वाई कंपोनेंट इस वेक्टर का एक कंपोनेंट क्या 0 है, सपोज वाई कंपोनेंट क्या 0 है। तो अब देखें फार्मूला क्या होगा, इस ए वेक्टर फार्मूला ए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर द रूट जी। ये हमारे पास क्या इसका फार्मूला है। अगर हमने ए वाई 0 कर दिया है सपोज, तो ये दूसरा एक्स कंपोनेंट तो है ना, ठीक है, इसका ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ये कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो ए एक्स के बराबर आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। यानी अगर एक ए वेक्टर का जो कोई एक वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट क्या 0 है तो दूसरा कंपोनेंट 0 नहीं है, तो सो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो क्या होगा, सारे कंपोनेंट्स क्या हों उसके 0 हो, तब जाके क्या होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। ये बात याद रखें। ये आप पास ये देखें एक्स वाई प्लेन में ए एक्स एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर और इसका 0। अगर एक कंपोनेंट 0 होगा तो दूसरा कंपोनेंट तो क्योंकि है तो इसकी वजह से वो क्या वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। जिस तरह उसी कंडीशन में हो सकता है कि जब आपके पास क्या है उस वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स क्या हो 0 हो, देन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 होगा। तो ये आपके पास क्या है इसमें क्वेश्चन है और इसका आंसर है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन confusion, then question please. Now our next question, that is can a vector have a components greater than vector's magnitude? तो कहते हैं जी कोई भी जो वेक्टर है have a component greater than its vector magnitude, कहते हैं कोई भी जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट क्या है उसके मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है। यानी कोई भी वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स जो है इट कैन बी ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो इसका आंसर क्या है नो में है, ये बड़ा नहीं हो सकता जी। यानी कोई भी किसी भी कंपोनेंट का कोई भी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इसका आंसर क्या है नो में है। तो कैन नॉट बी ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। वजह क्या है, ये आप पास फार्मूला देख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फार्मूला एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो डी स्टूडेंट्स जैसा कि बताया जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सम ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट एंड देन स्क्वायर रूट है। अगर हम कहें कि आपके पास जो कंपोनेंट है कोई भी अकेला कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता जी। इक्वल तो हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। सपोज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए एक्स कंपोनेंट की वैल्यू हमने 0 कंसिडर कर ली, 0 कंसिडर कर ली, यहाँ हमने इस पे 0 अप्लाई कर दिया एंड देन आप पास क्या आएगा a इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर कंपोनेंट एंड स्क्वायर रूट, और ये आप पास a इज इक्वल टू ए वाई आ गया। यानी कि एक कंपोनेंट सपोज हमने 0 फर्ज कर लिया तो दूसरा क्या है उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आया दूसरा कंपोनेंट, तो पता चला कि आपके पास क्या है component might be equal to vector's magnitude but cannot be greater than the vector's magnitude। तो कह रहा है कि जैसा कि ये हमने इसका फार्मूला अप्लाई किया, इसमें एक कंपोनेंट हमने सपोज कर लिया 0 है, तो जब हमने कैलकुलेट किया ये देखें इक्वल निकला है। कहते हैं ये इक्वल से ज्यादा इक्वल हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता उससे, क्योंकि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इट इज सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो लिहाजा एक कंपोनेंट जो है वो क्या है उसके मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता, अलबत्ता इक्वल हो सकता है। तो ये आपके पास का प्रूफ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन
that is a 2.6. Can the magnitude of vector have a negative value? क्या किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तो इसका आंसर मैं नो कहूंगा. नो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव. तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कैन नेवर बी नेगेटिव. तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ये कभी कोई नहीं कहेगा कि -100 की शुगर दे दो, -100 कभी नहीं होगा. ठीक है जी. तो माइनस साइन जो यूज होता है वुमन वेक्टर्स के लिए, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज होता है. तो ये देख रहे हैं आप पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला x कंपोनेंट स्क्वायर y कंपोनेंट स्क्वायर. यहाँ अगर हम देखें यहाँ अगर आप पास कहें नेगेटिव वैल्यू लगा भी दिए सपोज, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव होगा जी. तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव होगा. तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव जी. स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो हेंस द मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव. तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता जी. ये देखिए हमने फार्मूले में क्या करिए, देखें ax को रिप्लेस कर उसकी नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस कर दिया. जब हमने स्क्वायर ले लिया तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया. तो सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव. तो सो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं हो सकता. आम लाइफ में भी आप देखें तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता. कोई भी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होती. मसलन आप पेट्रोल पंप गए तो उसे क्या कहें? -2000 का पेट्रोल डालें. तो -2000 का क्या मतलब है? ठीक है. तो सो माइनस ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करता. Our next question: if two vectors a plus b vector and the sum of a plus b vector is 0, what can you say about the components of two vectors? कहता है कि आपका दो वेक्टर a plus b जो है उनका जो सम है वो 0 है. आप उन कंपोनेंट्स के वाले से क्या कहेंगे? जी हाँ. तो ये आप पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल 0 है. देन इसका मतलब क्या है? अगर x y प्लेन में हो तो क्या है? इसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट दैट इज ax प्लस bx इज इक्वल टू 0 है. आप इसको दूसरी साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा? ax इज इक्वल टू माइनस bx. ax इज इक्वल टू माइनस bx. ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई. इस तरह आपने y कंपोनेंट पे अप्लाई कर दिया ay प्लस by. तो डी स्टूडेंट जैसा कि हमने आप इस पे ये y कंपोनेंट पे हमने अप्लाई कर दिया ay प्लस by इज इक्वल 0. तो सो आप पास क्या आ जाएगा? ay इज इक्वल टू माइनस by. तो हमने इसे दूसरी साइड पे लेके ay इज इक्वल टू माइनस by. तो ये अब हमें पता चला कि ay इज इक्वल टू माइनस by. तो इनसे पता चला कि आप पास जब भी कोई भी वेक्टर जो है उसका सम 0 हो तो ये आप पास इक्वेशन 1 और 2 और ये आप पास का इक्वेशन 3 है. दैट इज, तो इससे पता चला कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. जी हाँ, ये हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि दो वेक्टर उनका सम 0 है तो उनके कंपोनेंट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? तो कहते हैं कि इनके जो कंपोनेंट्स होंगे that show that the respective components are equal in magnitude but opposite in direction. यानी इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी. जैसा कि आप देख रहे हैं ax प्लस bx इज इक्वल 0, तो ax इज इक्वल टू माइनस bx. आप इसमें देखें ax और bx क्या है? they have a equal magnitude but they are in opposite direction. same like that ay is equal to minus by. तो ये रिजल्ट भी यही शो कर रहा है कि दोनों y कंपोनेंट्स के हैं, दोनों रिस्पेक्टिव कंपोनेंट y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोथ वेक्टर्स दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. इसी तरीके से आपका a y आर इज इक्वल टू माइनस by. तो ये आपस में दोनों जो कंपोनेंट्स हैं दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये हमारे पास का इसका रिजल्ट है कि जब भी कि दो वेक्टर्स का सम क्या 0 हो तो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं which are respective components of vector a and b both are in equal in magnitude but they are in opposite direction. तो सो ये आपके पास इसका आंसर है. Our next question, that is a 2.8. Under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude?
कहता है ऐसा कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगे कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो, इक्वल हों। तो इसमें बताया जा रहा है कि इफ अ वेक्टर makes an angle of 45 degree with x axis, then both of rectangular components are equal in magnitude. If any vector is there, if it's make an angle of 45 degree with x axis, then both of its rectangular components are equal in magnitude. ये आप देख रहे हैं डायग्राम स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वेक्टर ये है, इसके कंपोनेंट इसी कंडीशन के तहत क्या होंगे, इक्वल होंगे व्हेन इट मेक्स अ एंगल ऑफ 45 डिग्री with x axis. Then in this case इसके x component and y component both will be equal in magnitude. ये आपके पास ax है तो then ax और ये आपके पास क्या है ay, that will be equal in magnitude if vector a makes angle of 45 degree with x axis. तो ये आप देख रहे हैं x components का फार्मूला ax equal to a cos theta. अब इसमें देखिए यहाँ हमने 45 डिग्री की वैल्यू इसमें पुट कर दी, यानी cos 45 उसकी जो वैल्यू है 1/√2 है स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास 1/√2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। देन ये आपके पास फाइनल आंसर है। इस तरह आपके पास क्या है a y इक्वल टू a sin थीटा, यहाँ आपके पास क्या है इसमें मिस्टेक है, आपके पास क्या है sin 45 होगा, यहाँ पर sin 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1/√2 है जी। आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास का इक्वेशन 2 है, इन दोनों की वैल्यू को देखूंगा आप कंपेयर करवाएं तो आपके पास x कंपोनेंट क्या हो जाएगा ax इक्वल टू ay जी। तो जस्ट आपके पास जो है इस केस में क्या है कि कोई भी जो वेक्टर है उसके दोनों जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल उस वक्त होते हैं when a vector makes an angle of 45 degree with x axis। तो यहाँ इस केस में देखिए ax इक्वल टू a cos थीटा है, cos 45 हमने वैल्यू पुट की, cos 45 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2 जी। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आई है। इस तरह a y इक्वल टू a sin थीटा, यहाँ sin 45 a इंटू sin 45 डिग्री, इसकी वैल्यू भी क्या है 1/√2 है। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर किया, आपके पास ax कंपोनेंट इज इक्वल टू ay कंपोनेंट आ गया। तो सो ये आपके पास क्या है इस कंडीशन में इक्वल होंगे व्हेन वेक्टर मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद x एक्सिस। Our question 2.9, is it possible to add a vector quantity to a scalar quantity? तो इसको तो हमने टॉपिक में बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, क्या एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर नो में है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में हम ऐड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, दोनों क्या है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेक्टर और स्केलर क्या है, ये आपके पास वेक्टर्स एंड स्केलर आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इन दोनों की नेचर ही डिफरेंट है। वेक्टर्स जो है उनको हमेशा हेड टू टेल रूल के तहत हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, जबकि स्केलर जो है उनको हम सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड करेंगे। वजह क्या है कि स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में जो वेक्टर्स ऐड करते हैं उनमें डायरेक्शन भी होती है। तो जब हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हमने उनकी डायरेक्शन का ख्याल भी रखना होता है। तो सो इस वजह से मेजर चीज यही है। सो इस वजह से दोनों का तरीका कार डिफरेंट है, दोनों क्या है फिजिकल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों की नेचर अलग अलग है, लिहाजा इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर? तो उसका सवाल का जवाब भी वही है तकरीबन जी। अब इसमें देखें क्या आप 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। पहले पता हो नल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर which magnitude is 0 that is called a null vector। null vector एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं नल वेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया नल वेक्टर का। फिर कहते हैं कैन वी ऐड 0 टू नल वेक्टर? तो इसका आंसर भी नो में है, वी कांट ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। हम 0 को नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है कि 0 क्या है स्केलर क्वांटिटी है और नल वेक्टर क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों क्या है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी नेचर अलग अलग है। तो सो हम क्या कर सकते हैं 0 को नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। तो सो ये इसकी रीजन है क्योंकि वेक्टर्स एंड स्केलर्स आर टू डिफरेंट
फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि जैसे बताया है कि जीरो क्या है, स्केलर है, नल वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होगी। तो जीरो क्योंकि स्केलर है और नल वेक्टर आपके पास वेक्टर है, सो आपके पास ये दोनों में एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते। वेक्टर्स हमेशा हेड टू टेल रूल के तहत ऐड होते हैं, जबकि जीरो या एनी स्केलर नंबर व्हिच आर एडेड बाय अ सिंपल अरिथमेटिक रूल, तो सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ जीरो टू अ null vector. Our next question, that is a two vectors have unequal magnitude, can their sum be zero? Explain. कहते हैं कोई भी दो वेक्टर उनके अनइक्वल जो है मैग्नीट्यूड हैं, टू वेक्टर्स हैव इक्वल अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी जीरो? ये दो वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो क्या उनका सम जीरो हो सकता है? तो इसका आंसर नो में है, तो ये नहीं हो सकता। इफ टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन देयर सम कांट बी जीरो, तो उनका सम जीरो नहीं हो सकता जी। तो जीरो उसी वक्त ही हो सकता है जब दो वेक्टर्स क्या इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन रखते हो, तब भी उसी केस में जाके क्या हो सकता है, वन वेक्टर का सम जीरो हो सकता है। ठीक है, सम विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ बोथ वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन जी। वही जो मैंने आप बताया वही नीचे लिखा है कि आपके पास दो वेक्टर उनका सम जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो और साथ ही क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। देन क्या होते हैं, दो वेक्टर्स उनका जो सम है वो आपके पास जीरो होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ये आप देखें, सपोज ए वेक्टर है और ये उसका क्या है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, यानी अपोजिट वेक्टर विद इन इक्वल मैग्नीट्यूड, तो उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एक ए वेक्टर क्या उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ये नेगेटिव वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कम है, जब ऐड करेंगे तो फिर ये जीरो नहीं हो सकता। तो सो पता चला कि टू वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल अनइक्वल मैग्नीट्यूड देयर सम कांट बी जीरो। तो सो इसमें ये कंडीशन बता दी है, दो वेक्टर इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगी, देन वो उनका सम क्या होगा, जीरो होगा। अदरवाइज अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट भी हो, तो उनका सम जीरो नहीं हो सकता। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।